हाय ब्रो, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो आज हम लोग दोबारा से कंटिन्यू करने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के वीडियो को। लास्ट वीडियो में हम लोग आईओ के ऊपर कुछ क्वेश्चन कर रहे थे। एक बार उस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर लेते हैं और फिर उसके क्या आज के लेक्चर को फिर कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो एसजीएफ की बात करते एसजीएफ में हम लोग को सॉरी एसजीएफ बोला आईओ कर रहे थे। आईओ में पहला क्वेश्चन था जिसमें एसजीएफ शेड्यूलिंग लगानी थी और हम लोग क्या सीपीयू बस टाइम देते आईओ बस टाइम फिर सीपीयू बस टाइम दे दिया। तो इससे कहने का मतलब ये था कि पहली बार प्रोसेस कोई आएगी वो पहले सीपीयू बस टाइम के हिसाब से रन होगी, फिर उसके बाद क्या हो गया बायो सॉरी फिर वो आईओ के लिए चली जाएगी जो कि आईओ बस टाइम के अकॉर्डिंग रन होगी। जब आईओ बस टाइम इतना हो जाएगा तो वो सीपीयू वापस से आ जाएगी और मेन मेमोरी में और रेडी स्टेट में, यानी कि ठीक है वो वापस से रेडी स्टेट में आ जाएगी और वो सीपीयू बस टाइम दोबारा से इतने यूनिट टाइम के लिए रन होगा। ठीक है, जब ये दो बार तीनों काम हो जाएंगे यानी सीपीयू बस टाइम भी होगा, आईओ बस टाइम भी होगा, सीपीयू बस टाइम भी होगा। तो ये तीनों काम जब हो जाएंगे तब सीपीयू क्या होगी, मेन मेमोरी से बाहर निकल जाएगी। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे हम लोग ने क्या किया था, ये क्वेश्चन को सॉल्व किया था। राइट, तो उसके बाद फिर हमने दूसरा क्वेश्चन देखा था जिसमें हम लोग को यही सेम चीज़ दे दिया था। और अच्छा नहीं सॉरी, अच्छा यही क्वेश्चन था क्या? ठीक है, अच्छा इसी क्वेश्चन का क्या यहाँ पे वो था, एनालिसिस था। मैंने दोबारा शायद यहाँ पे लिख दिया ना, सेक्शन वन या दूसरा क्वेश्चन था ये, थोड़ा मैं भूल रहा हूँ। नहीं हाँ, अच्छा सेम क्वेश्चन ही है। राइट, यही है। तो सेम क्वेश्चन का हम लोगों ने क्या निकाला था, एवरेज बस टाइम निकाल एवरेज वेटिंग टाइम निकाला था और जो भी आंसर आया हो। ठीक है, एक काम करते हैं, अब एक और क्वेश्चन लेते हैं तो जिससे थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगी हम लोग फिर से। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का दूसरा क्वेश्चन है और इसमें क्या है ठीक है, इसमें हम लोग को यूज़ करना है SRTF। ठीक है, SRTF क्या होता है, प्रिम्प्ट एल्गोरिथम होती है। SRTF प्रिम्प्ट हम लोग को यूज़ करना है, प्रिम्प्टिव एल्गोरिथम। ठीक है, और सेम चीज़ इसमें भी है, हम लोग क्या एवरेज वेटिंग टाइम निकालना है। एवरेज वेटिंग टाइम क्या होगा? ठीक है, और इसमें हम लोग को टेबल दे दी गई है। मैं टेबल यहाँ से कॉपी कर लूँ क्या? नहीं, थोड़ा दूसरी बनाते हैं स्टार्टिंग से। लाइन थोड़ा सा इस बार क्या करते हैं ना, इसी में पूरा बना लेंगे ना। जो हमने दो टेबल लास्ट क्वेश्चन बनाया था उसकी ज़रूरत नहीं है, और एक ही टेबल में क्या करेंगे हम लोग पूरा कंप्लीट बना लेंगे। ठीक है, तो इसके कलर को मैं वाइट कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया। तो सबसे पहले क्या प्रोसेस है, प्रोसेस के लिए मैं पी को लिख दे रहा हूँ, प्रोसेस है। ठीक है, यहाँ से प्रोसेस कितनी प्रोसेस है, चार प्रोसेस है ना। यहाँ से मैं ये क्या हो रहा है, P1 P2 P3 P4 लिख देता हूँ। यहाँ से पहला प्रोसेस P1, दूसरा प्रोसेस P2, तीसरा प्रोसेस P3, चौथा प्रोसेस P4। प्रोसेस होने के बाद फिर क्या अराइवल टाइम है, राइट। अराइवल टाइम क्या 0 है और 1 है, 2 है और अच्छा तीन ही प्रोसेस है। ठीक है, चार प्रोसेस हैं, तीन प्रोसेस है। ठीक है, P2 है। और बस टाइम क्या है, बस टाइम 6 4 1, 6 4 एंड 1, ये चीज़ हो गया। और उसके बाद और क्या दे दिया गया है, अब ये बस टाइम हो गया। और उसके बाद क्या है, अगर मैं बात करूँ आयु बस टाइम दे दिया उसके बाद। ठीक है, जो पहला बस टाइम था फिर उसके बाद आयु बस टाइम दे दिया है, वो कितना दे दिया है, 7 2 6, 7 एंड 2 एंड इधर 6। ठीक है, ये चीज़ होगा। फिर उसके बाद CPU बस टाइम दे दिया गया है फिर से। तो मैं सिर्फ बस टाइम लिख रहा हूँ तो इसका मतलब CPU बस टाइम है। ठीक है, बस टाइम मतलब 1 9 एंड 5 दे दिया गया है, 1 9 5 दे दिया गया है। ठीक है, ये डेटा इतना हम लोग को गिवन है, राइट। ये चीज़ हो गया। ठीक है, तो आप इससे लाइन बना लेते हैं, ये हो गया। फिर गायब होगी लाइन। ठीक है, हो गया। अब क्या है, लाइन बना ले तो सीधा सीधा क्या करते हैं, डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो हम लोग क्या यूज़ करना है, SRTF यूज़ करना है। तो SRTF में क्या होता है, SJF में ही अगर प्रिंट कर देते हैं तो SRTF होता है। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है, टाइम 0 हो रहा है।
टाइम जीरो पे कौन से प्रोसेस है? P1 प्रोसेस है, राइट। तो P1 प्रोसेस है, अराइवल टाइम क्या जीरो है, अब बस टाइम कितना 6 है, ठीक है। तो 1 यूनिट के लिए क्या है, P1 को चलाते हैं, तो 1 यूनिट के लिए क्या P1 चलेगा, और उसके बाद टाइम क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, राइट। टाइम 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका बस टाइम कितना 6 से 5 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। जब ये 6 से 5 हो गया, तब तक क्या होगा, 1 में P2 आ गई होगी, राइट। सो P2 आ गई होगी, और P2 का क्या है, बस टाइम 4 है। तो किसका बस टाइम सबसे कम है? P4 का, सॉरी P2 कम है, 4 है, तो P2 रन होगा, ठीक है। P2 कितने देर के लिए रन होगा? 3 यूनिट के लिए, ठीक है। तो 3 यूनिट नहीं, वो 1 यूनिट के लिए रन होगा, और यहाँ टाइम फ्रेम में टाइम 2 हो जाएगा, तो ये 4 से क्या हो गया, 3 हो गया। ये क्लियर है। अब 3 होने के बाद क्या होगा, P3 आ जाएगा, राइट। P3 टाइम वो आ गया गेम में। जब गेम में P3 आ गया, तो P3 का बस टाइम सबसे छोटा है, तो P3 क्या होगा, 1 यूनिट चलेगा और कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ टाइम फ्रेम टाइम 3 हो गया, और ये 0 हो गया है, ठीक है। अब यहाँ P3 का IO के लिए चली गई होगी, राइट। सो P3 IO के लिए चली गई, कितनी देर के लिए, 3 यूनिट पे गई है, उसका IO बस टाइम कितना 6 है। तो यहाँ P3 के इसके लिए IO के लिए गई है, और टाइम फ्रेम में 3 + 6 = 9, यानी 9 यूनिट टाइम के लिए क्या P3 IO के लिए गई है। ये हम लोग को दिमाग में रखना है, ठीक है। तो अब हम लोग का P2 बचा, P3 बचा, अब कोई नई प्रोसेस नहीं आने वाली, तो हम लोग क्या SJF की जस्ट सॉल्व करेंगे, यानी प्रियम्पशन अब होगा नहीं। तो सबसे छोटा का P2 है, तो P2 सबसे पहले रन हो जाएगा कितने, 3 यूनिट टाइम के लिए, राइट। तो टाइम फ्रेम में टाइम कितना हो जाए, 6 हो जाएगा, ठीक है। तो टाइम यहाँ 3 से यहाँ पे कहीं 6 हो गया होगा, तो P2 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ये हो गया। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद अभी टाइम फ्रेम टाइम 6 है। अब जैसे टाइम फ्रेम टाइम 6 हुआ, अब क्या P2 IO के लिए गई होगी, राइट। सो P2 का IO कितना 2 है, तो यानी कि उसके बाद थोड़ा सा और बाकी 9 थोड़ा सा ज़्यादा कर दे रहा हूँ, तो यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, P2 IO के लिए गया है, ठीक है। और कितनी देर के लिए, तो टाइम इसका अभी टाइम कितना 6 हो रहा है, और उसका बस टाइम कितना 2 है, तो यानी 8 यूनिट टाइम तक जाएगा। तो लेट से यहाँ पे 8 यूनिट टाइम हो रहा है, हाँ। तो उससे 9 वाले का होगा, क्योंकि 9 ज़्यादा होगा, ठीक है। 8 यूनिट टाइम तक हो के लिए IO में गई, ठीक है, ये क्लियर है। तो इक्वल है। तो अब क्या बचा हुआ है, अब सिर्फ P1 बचा हुआ ना, तो P1 रन होगा कितने यूनिट टाइम के लिए, 8 यूनिट टाइम तक P1 रन होगा, तो P1 यहाँ तक रन होगा, क्यों, 8 यूनिट टाइम के बाद क्या है, फिर से वो आ जाएगा, P2 गेम में आ जाएगा, राइट। तो P1 कितने टाइम टाइम के लिए होगा, 6 है, 8 यानी 2 यूनिट टाइम के लिए P1 रन होगा। सो 5 - 2 3 बचेगा, ठीक है। अभी क्या है गेम में, कि ये वाला पार्ट P2 खत्म हो गया, अब मतलब जब इस टाइम पे, यानी टाइम कितना 8 हो रहा है, 8 होने के बाद P1 क्या है, 3 यूनिट बचा हुआ है, P2 है 9 यूनिट के लिए, ठीक है। तो अब हम लोग P2 को भी देखेंगे, यहाँ पे P2 भी आ चुका है, तो P1 3 बचा हुआ, P2 9 बचा हुआ है। तो अभी भी क्या P1 को ही रन करेंगे, ठीक है। कितने यूनिट टाइम के लिए बढ़ा देंगे, 1 यूनिट टाइम के लिए बढ़ा देंगे, तो यहाँ P1 भी 8 से लेके 9 तक में P1 ही रन करेगा, ये क्लियर है। तो यहाँ से P1 का 3 से 2 हो गया है, ये क्लियर है, ठीक है। अब क्या है, यहाँ से P3 भी आ गया गेम में, सो P3 भी गेम में आ गया है, बट अभी भी P1 का क्या है, टाइम सबसे छोटा है, तो 2 यूनिट टाइम के लिए P1 और चलेगा, राइट। अब P1 क्या है, 2 यूनिट टाइम के लिए और चलेगा, तो P1 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो यहाँ से 2 से क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ से पहली बार जो P1 का बस टाइम था, P2 का बस टाइम से कंप्लीट हो चुका है। अब क्या P1 जो है 7 यूनिट टाइम के लिए IO को चला जाएगा, तो यहाँ से P1 क्या है, IO के लिए जा रहा है, राइट। यहाँ से P1 है और IO के लिए जा रहा है, तो यहाँ से P1 IO के लिए जा रहा है, अगर 11 यूनिट टाइम अभी हो रहा है, और 7 यूनिट टाइम के लिए जा रहा है, टोटल 18 यूनिट टाइम के लिए जा रहा है P1 IO के लिए, ठीक है, ये क्लियर है। अभी गेम कौन कौन से हैं, गेम में P2 और P3, अभी कोई भी नई प्रोसेस नहीं आने वाली, कब तक, जब तक टाइम फ्रेम में 18 नहीं हो जा रहा, ठीक है। तो P2 और P3 में से सब P3 को रन करेंगे, क्योंकि उसका बस टाइम छोटा है। तो यहाँ पे अच्छा, इसका मैं 0 कर दे रहा हूँ, इसको 0 कर दिया ताकि कंप्लीट हो गया डिनोट करने के लिए, ठीक है। अब क्या है, P3 रन होगा, P3 कब तक के लिए रन होगा, 5 यूनिट टाइम के लिए रन होगा। सो 5 यूनिट टाइम में 16 तक, 16 यहाँ कहीं आएगा, तो यहाँ मैं 16 कर दे रहा हूँ, P3 रन होगा। तो P3 क्या है, 0 हो जाएगा, तो P3 का यहाँ पे ध्यान नहीं देना, कंप्लीट हो गया P3 कंप्लीट हो गया, तो यहाँ क्रॉस कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, अब से P2 बचा हुआ, P2 क्या होगा, 2 यूनिट टाइम के लिए रन होगा, P2 यानी टाइम फ्रेम में टाइम कितना होगा, 18 हो गया है।
18 यूनिट टाइम तक P2 रन होगा और यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ पे P2 कितना 16 से 18 2 यूनिट टाइम के लिए 7 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ क्या है, सिर्फ P1 भी गेम में आ गई। अब P1 और P2 में देखेंगे बस टाइम किसका सबसे छोटा, P1 का, तो P1 1 यूनिट टाइम रन होगा और यहाँ पे क्या हो 19 टाइम हो जाएगा। अब 19 ये भी क्या जीरो डिनोट कर देते हैं, 19 टाइम हो गया तो ये यहाँ से जीरो हो गया और यहाँ से P1 का काम भी खत्म हो चुका है। अब P2 बचा हुआ, P2 कितना 7 यूनिट टाइम के लिए रन होगा और 7 यूनिट टाइम के लिए रन होगा तो 19 टाइम होगा, यानी 26 टाइम तक P2 रन हो गया, कंप्लीट हो जाएगा। राइट, ये चीज़ें हैं, तो यहाँ से ज़ीरो हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान नहीं देना। तो ये हो गया, हम लोग पूरा गैंट चार्ट बन गया। अब क्या करते हैं, टेबल को सारे फिल कर देते हैं। ठीक है, तो अब क्या फिल करना है, तो मैं कलर थोड़ा चेंज कर ले रहा हूँ। तो ये बस टाइम तक यहाँ पे हो गया था ना, तो एक मिनट। ठीक है, तो बस टाइम के बाद क्या हम लोग लिखते हैं, हम लोग ऐसा कंप्लीशन टाइम लिखते हैं। So, यहाँ पे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कंप्लीशन टाइम का, सो कंप्लीशन टाइम किसका था, तो हम लोग P2 को पता है और 26 है, P2 का 26 है। उसके बाद P1 का क्या है 19 है, P1 का 19 है, उसके बाद P2 का 18 है, 18 हो गया। और कंप्लीशन टाइम के बाद क्या था, हम लोग टर्न अराउंड टाइम लिखते हैं। ठीक है, तो टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, अराइवल टाइम, सॉरी कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो कंप्लीशन टाइम कितना है 19 है, अराइवल टाइम कितना है 0 है, तो 19 और 0 का डिफरेंस कितना होगा 19 ही हो जाएगा। राइट, ये चीज़ हो गया। और उसके बाद क्या आ जाएगा, ओके, तो 19 हो गया और यहाँ पे क्या है कंप्लीशन टाइम किसका, P2 के 26 और अराइवल टाइम क्या 1 है, तो 26 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ 25 बचेगा, 18 है या 2 है तो 16 बच गया। तो ये क्या होगा, टर्न अराउंड टाइम आ गया। और टर्न अराउंड टाइम का हम लोग एवरेज वेटिंग टाइम निकालना है, तो अब ये टर्न अराउंड टाइम की हेल्प से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, वेटिंग टाइम निकाल सकते हैं। राइट, सो वेटिंग टाइम क्या होता है, टर्न अराउंड टाइम, और ये अरे हाँ नहीं, ठीक 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 तो लिखा था यहाँ पे, हाँ, टर्न अराउंड टाइम माइनस 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 बस टाइम, ये हम लोग का वेटिंग टाइम होता है। तो टर्न अराउंड टाइम कितना हम लोग का 19 है और बस टाइम कितना है, बस टाइम में क्या होगा, तीनों को हम लोग ऐड करने वाले हैं। तो 19 में से हम लोग क्या माइनस करें, प्लस 6 + 1 7, 7 से 14, तो 19 में से 14 माइनस करेंगे 5 बचेगा। और यहाँ 25 और 25 में से यहाँ पे 4 to 6 और 6 + 9 15, 25 में से हम लोग 15 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 10 बचेगा। ये क्लियर है। और यहाँ पे 16 में से, और ये 5 है यहाँ पे 1 6 6 12, तो 16 में 12 माइनस करेंगे तो 4 बचेगा। राइट, यहाँ पे अब एवरेज वेटिंग टाइम कितना आ जाएगा, यहाँ पे एवरेज वेटिंग टाइम निकालेंगे तो यहाँ पे 19/3 आ जाएगा, 19/3 तो 6.33 समथिंग आएगा। ये हम लोग का एवरेज वेटिंग टाइम आ गया। राइट, तो ये सॉल्व हो गया है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं अब। सो क्वेश्चन है, इसमें हम लोग को लगाना है SGF लगाना है। ठीक है, नॉन प्रिम्प्ट SGF लगाना है। राइट, ये सिंपल से SGF लिखते हैं क्योंकि हम लोग ऑलरेडी जानते हैं नॉन प्रिम्प्ट होता है। तो SJF लगाना है और SGF को लगाने के बाद, और हम लोग को इस बार कंडीशन क्या दी है, एंड IO at most 2 process at a time। ठीक है, मतलब एक टाइम पे एक से ज़्यादा प्रोसेस नहीं जा सकती IO के लिए। ठीक है, और इसमें हम लोग को फिर से वेट दे दिया है, तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो इस बार प्रोसेस क्या दे दिया है, इस बार प्रोसेस 4 दिया है। ठीक है, तो प्रोसेस को मैं P से लिख दे रहा हूँ और यहाँ से P1 प्रोसेस है, P2 प्रोसेस है, P3 प्रोसेस है, P4 प्रोसेस है, और उसके बाद ये लाइन बना दिया प्रोसेस के लिए, और उसका अराइवल टाइम क्या है सबका 0 0 0 0, सब 0 टाइम पे आ गई प्रोसेस। और उसका बस टाइम कितना है, बस टाइम 5 3 2 6, 5 3 एंड 2 एंड हियर 6, एंड अगेन IO कितना दे दिया गया, IO दे दिया गया है 4 7
4 7 10 6 दे दिया गया है। ये हम लोग क्या आयो दे दिया गया और बस टाइम कितना दे दिया गया है? बस टाइम कितना है? 5471। एक सेकंड, जो पहले बस टाइम आई फिर फर्स्ट टाइम, हाँ सेकंड बस टाइम नहीं, 5471 ये हम लोग को दे दिया। और बस फिर हम लोग को सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसमें हम लोग को वही सेम एवरेज वेटिंग टाइम ही निकालना है। ठीक है, एवरेज वेटिंग टाइम इक्वल कितना होगा, तो गैंट चार्ट बना लेते हैं। गैंट चार्ट के लिए टाइम लाइन में लेट्स से अभी टाइम लाइन में टाइम कितना हो रहा है, 0 हो रहा है। ठीक है, तो 0 टाइम में क्या है, P1 प्रोसेस आ गई, P2 प्रोसेस आ गई, P3 प्रोसेस है, P4 प्रोसेस आ चुकी है। ठीक है, अब इन चारों प्रोसेस में हम लोग को देखना है कि सीपीयू पहले किसको असाइन होगा। एसजेएफ में अराइवल टाइम क्या कॉन्फ्लिक्ट हो गया है। अब जब भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो हम लोग किसके सहारा लेते हैं, एफसीएफएस का लेते हैं तो एफसीएफएस के जब हम लोग सहारा लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, P1 को सीपीयू से मिलेगा। तो P1 को सीपीयू मिल गया है। एक से चॉइस है, मैं बैड एसजेएफ में अराइवल टाइम के हिसाब से नहीं, बस टाइम के हिसाब से उन्हें डीलिंग करते हैं ना। क्या हो गया मेरे को, ठीक है, तो बस टाइम के हिसाब से किसको मिलेगा, P3 को मिलेगा, राइट। सो पहला P3 को मिलेगा और कितने यूनिट टाइम के लिए, 2 यूनिट टाइम के लिए मिलेगा। सो P3 क्या 2 यूनिट टाइम के लिए रन हो गया और टाइम यूनिट का 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे टाइम यूनिट इसका 0 हुआ, अब यहाँ पे ये आईओ के लिए जाएगी, राइट। सो 2 टाइम पे आईओ के लिए जा रही है। और कौन जा रही है, P3 जा रही है, P3 आईओ के लिए जा रही है और टाइम फ्रेम में टाइम 2 हो रहा है। और बस टाइम आईओ कितना 6 है, 10 है, सॉरी। बस टाइम P2 का आईओ के लिए, P3 का आईओ के लिए 10 है। टाइम फ्रेम 12 में ये वापस आने वाली है। ठीक है, ये क्लियर है। तो अभी क्या, एक प्रोसेस आईओ के लिए जा चुकी है, ठीक है, इस टाइम पे। अब कौन कौन सी प्रोसेस बची है यहाँ पे, 5 3 6, 3 सब छोटा है तो P3 आएगा, सॉरी P2 आएगा। P2 कितनी देर के लिए रन हो रहा है, P2 रन होगा 3 यूनिट टाइम के लिए, 3 to 5, ये 5 यूनिट टाइम के लिए P2 रन होगा, तो यहाँ से 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 7 यूनिट टाइम के लिए क्या आ जाएगा, वो आईओ के लिए जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 7 यूनिट टाइम के लिए कौन सा जा रहा है, P2 आईओ के लिए जा रहा है। तो यहाँ पे P2 आईओ के लिए जा रहा है, लेकिन कितने टाइम के लिए, 5 यूनिट टाइम हो रहा है, 7 यूनिट टाइम के लिए, 12 यूनिट टाइम पे दोनों वापस आने वाले हैं। तो उसको थोड़ा सा मैं ऊपर लिख देता हूँ तो जगह मिल जाएगी। तो यहाँ पे P2 क्या आईओ के लिए जा रहा है और यहाँ पे भी टाइम फ्रेम में टाइम 5 हो रहा है और बस टाइम कितना आईओ का 7 है, तो यानी 12 यूनिट के लिए ये भी आईओ के लिए जा रहा है। ठीक है, नहीं दोनों आईओ सेम टाइम पे जा रहे हैं। अब क्या दो आईओ पैरेलल चल रहा है 5 यूनिट के बाद, ये क्लियर है। तो अब यहाँ पे P1 बचा हुआ, P6 P4 बचा हुआ है। तो छोटा कौन सा, P1, तो P1 का बस टाइम छोटा है इसलिए P1 को प्रोसेस मिलेगा 10 यूनिट टाइम के लिए, राइट। तो यहाँ पे मान लीजिए टाइम फ्रेम में टाइम 10 हो गया है, ये क्लियर है। तो अब यहाँ पे टाइम फ्रेम में टाइम कितना 10 हो गया है और ये P1 का प्रोसेस है, P1 का काम खत्म हो चुका है। अब P1 क्या है, प्रोसेस आईओ के लिए जाएगा, राइट। ये चीज़ है। बट प्रॉब्लम क्या आ गई, एक टाइम पे हम लोग क्या मैक्सिमम 2 ही प्रोसेस आईओ में भेज सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर है। अब एक टाइम पे क्या एक से ज़्यादा प्रोसेस आईओ के लिए नहीं भेज सकते, तो P1 क्या होगा, वेट करेगा, ठीक है, आईओ फ्री होने का। ठीक है, तो P1 क्या आईओ के लिए वेट कर रहा है, तो यहाँ रफ में लिख लेता P1 वेटिंग वेटिंग फॉर आईओ। ठीक है, तो अब क्या है, ठीक है, P1 आईओ के लिए वेट कर, P1 लिंक कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें क्या P4 रन होगा। ठीक है, यहाँ P4 बचा हुआ था, P4 क्या होगा, सीपीयू में रन हो रहा है। P4 कब तक रन होगा जब तक कि पूरा रन नहीं हो, एसजेएफ है प्रिंट तो हो नहीं सकता, तो यहाँ पूरा 16 यूनिट टाइम तक P4 रन होगा। ठीक है, P4 रन होगा, तो P4 भी यहाँ पे 0 हो चुका है। अब यहाँ पे क्या, अब यहाँ बीच में कभी 12 यूनिट आया होगा ना, राइट, तो मान लेते 12 यहाँ कहीं पे आया। ठीक है, यहाँ पे ये 12 आया, तो इसका भी 12 यहीं पे बना देते हैं क्योंकि 12 तो इससे नहीं हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे 12 यूनिट आया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस किस का आयो कंप्लीट हो गया, यहाँ P2 और P3 का आयो कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे P2 का आयो भी कंप्लीट हो चुका है और P3 का आयो भी कंप्लीट हो चुका है। अब P1 क्या था, अभी वेटिंग पे है। तो यहाँ जैसे ही टाइम कितना होगा, 12 हो जाएगा, 12 यूनिट पे P1 क्या आयो के लिए जाएगा, राइट। तो यहाँ पे P1 है, वो आयो के लिए जा रहा है कितनी देर में, अभी टाइम फ्रेम में टाइम कितना 12 हो रहा है, राइट, यहाँ पे 12 टाइम हो रहा है। और P1 का वो आयो के लिए वो क्या बस टाइम कितना 4 है, तो यहाँ पे
4 यानी 16 यूनिट टाइम के। अच्छा 16 यूनिट तो यहीं पे है ना, तो इतनी देर के लिए ये वाला 16 जो है इतनी देर के लिए चला गया है आयो के लिए, ठीक है। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे 16 यूनिट होने के बाद, ठीक है, ये जो 16 यूनिट है यहाँ पे क्या होगा, अब कौन सा आयो के लिए बचा हुआ है, कौन बचा था, ये कौन सा P4 कंप्लीट हुआ ना, तो 16 P4 जो है वो आयो के लिए जाएगा। और कब तक के लिए जाएगा, इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ, हर पिछली बार की तरह P4 है यहाँ पे आयो के लिए जा रहा है, और कब के मतलब कितनी देर के लिए जाएगा, अभी टाइम फ्रेम टाइम 16 हो रहा है, और आयो बस टाइम कितना 6 है, तो 16 + 6 22 हो जाए, 22 टाइम के लिए P4 आयो में जाएगा, ठीक है। तो यानी कि P1 का आयो भी 0 हो चुका है, ठीक है। अभी हम लोग के पास कौन कौन सा प्रोसेस आ चुकी है इस टाइम पे, अभी इस टाइम पे हम लोग का P1 अवेलेबल है। एक काम करते हैं, उसको मैं इरेज कर देता हूँ। हाँ, P1 अवेलेबल है, P4 को छोड़ के सारी अवेलेबल है, ठीक? क्योंकि P4 ही आयो के लिए गई है, उसके अलावा सब का आयो कंप्लीट हो चुका है। तो अभी 5 4 और 7, तो सबसे छोटा कौन सा 4 है। अब P2 रन होगा 16 यूनिट के बाद, 16 में P2 कितनी देर के लिए रन होगा, 4 यूनिट टाइम के लिए, 20 यूनिट टाइम के लिए P2 रन होगा, ठीक है। यानी क्या, P2 का काम भी अच्छा P2 यहाँ पे था, सॉरी, P2 का काम नहीं है, P2 का काम क्या है, खत्म हो चुका है, तो यहाँ टाइम 0 हो गया, तो यहाँ P2 को मैं रिमूव कर दे रहा हूँ। अब क्या बचा हुआ, P1 बचा हुआ, P7, तो P1 को मिल जाएगा CPU, तो P1 क्या 5 यूनिट टाइम में 25 तक P1 रन करेगा, और इसी बीच क्या होगा, 22 का छोटा कर दिया थोड़ा सा, ठीक है। इसी बीच क्या होगा, बीच में कहीं 22 आया होगा, और यहाँ पे अब क्या P4 भी आ चुका है, ठीक है। यानी P1 का काम भी क्या है, खत्म हो चुका है, तो P1 को मैं ऐसा रिमूव कर देता हूँ। अब क्या P3 बचा, P4 बचा हुआ है, तो सबसे पहले P4 का CPU मिलेगा, उसका बस टाइम छोटा है, तो 26 यूनिट तक P4 रन होगा, और P4 का बस टाइम 0 हो जाएगा, P4 का काम यहाँ से खत्म हो जाएगा। तो P3 का 7 यूनिट टाइम तक P3 रन होगा, और 26 और 7 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 33 यूनिट टाइम तक P3 रन होगा। तो यहाँ से हम लोग गेंद चार्ट बन गया, गेंद चार्ट बन गया, तो उसके बाद तो आगे का काम करना ईजी हो जाएगा, तो उसको मैं यहाँ से रिमूव कर दे रहा हूँ, आगे का डेटा क्या फिल कर दिया जाएगा, ठीक है। तो अब आता है कंप्लीशन टाइम, फिल करते हैं, तो कंप्लीशन टाइम क्या हो जाएगा, कंप्लीशन टाइम P3 क्या है, 33 है, तो इसको यहाँ से रिमूव करके क्रॉस ही कर देता हूँ, यहाँ 33 है। उसके बाद क्या P4 का क्या है, 26 है। उसके बाद क्या P1 है, P1 क्या है, 25 है। अब P1 के बाद P2 है, P2 क्या है, 20 है, एक सेकेंड, फिर P1 को 25 था ना, मैं P1 में लिखा था, अब P2 को कितना है, 20 है, 25, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो गया, एक से मैं चेक कर लेता हूँ, तो कुछ गलत डेटा ना फिल कर दिया हो। अ, तो यहाँ पे क्या है, 33, ठीक है, सही है। तो क्या करना था, टर्न अराउंड टाइम निकालते हैं ना इसके बाद, तो टर्न अराउंड टाइम अगर मैं निकालूंगा, तो वो क्या होता है, अराइवल टाइम माइनस कंप्लीशन टाइम होता है। अराइवल टाइम सपोज 0, तो सेम ही चीज़ आ जाएगा, 25, ये 20 है, और 30 है, और ये 26 है, ये 33 है, सॉरी। और उससे टर्न अराउंड टाइम होगा, उसका सीधा वेटिंग टाइम निकाल लेते हैं हम लोग, तो वेटिंग टाइम कितना हो जाएगा, टर्न अराउंड टाइम और बस टाइम से माइनस कर देंगे, तो ये हो टर्न अराउंड टाइम 25 है, 25 में से 5 4 9 और 10 5 14, तो 14 माइनस करेंगे, तो यहाँ से 11 बच जाएगा, और ये 20 में से 7 + 3 10 और 4 14, तो यहाँ पे 6 बचेगा, यहाँ 33 है, और यहाँ पे क्या 10 और 10 और 9 19 है, तो 19 और 33 से माइनस करेंगे, तो 14 बचेगा, और क्या 26 है, और 26 को और 6 6 12 और 13, तो 26 से 13 माइनस करेंगे, तो 13 बचेगा। यहाँ से एवरेज वेटिंग टाइम कितना आ जाएगा, एवरेज वेटिंग टाइम इक्वल टू कितना है, 11 + 6 + 14 + 13 डिवाइडेड बाई 4। अब ये जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 437 या 4 या 6 7 7 4, यहाँ से कितना आ जाएगा, एक सेकंड, यहाँ पे 4 आएगा, और ये 1 2 3 और ये 4 आ गया, बाई 4 यानी 11 आएगा, राइट। ये हम लोग का आंसर आ जाएगा, राइट, इतना इजी था। तो बस यही था। अब क्या कर सकते हैं, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे एक और डाउट हो सकता है, एक डाउट मतलब एक और तरह का क्वेश्चन हो सकता है। तो हर बार क्या होता है, जैसे हम लोग एवरेज वेटिंग टाइम पूछते हैं, इस बार ये भी पूछ सकते हैं कि आयु वेटिंग टाइम कितना था। अगर मैं यहाँ बात करूँ कि प्रोसेस का टोटल आयु वेटिंग टाइम कितना था, आयु वेटिंग टाइम कितना था, राइट। अगर आईओ वेटिंग टाइम की बात करें तो केवल क्या P1 प्रोसेस थे, उससे सिर्फ वेटिंग टाइम के लिए वेट करना पड़ा, ठीक है। जैसे P3 यहाँ पे कंप्लीट हुई तो P3 को डायरेक्टली आईओ मिल गया था, P2 कंप्लीट हुई उसको आईओ मिल गया। बट P1 क्या है, यहाँ पे कंप्लीट हुई ना, तो इधर से इतना ये क्या है, P1 आईओ वेटिंग टाइम था, क्योंकि आईओ इसको यहाँ 12 यूनिट टाइम पे मिला था, यानी 10 से 12, राइट। सो यहाँ पे 2 यूनिट टाइम होगा, ठीक है। और इसके अलावा कोई वेटिंग टाइम नहीं, P4 यहाँ पे जैसे कंप्लीट हुआ था, तो P4 जैसे यहाँ पे 16 पे कंप्लीट हुआ वो सीधा आईओ के लिए चला गया। तो यहाँ पे टोटल वेटिंग टाइम फॉर प्रोसेस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो अब आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे हम लोग क्या क्वेश्चन दे दिया गया, मैं थोड़ा बहुत लिख देता हूँ। क्वेश्चन है, ओनली टू प्रोसेस, ओनली टू ओनली टू प्रोसेस बोथ ऑफ विच, पूरा लिख ही देता हूँ, मैं सोच रहा हूँ, बोथ ऑफ विच, या क्या लिख रहा हूँ मैं, which WHICH alternate NAT 10 millisecond 10 millisecond CPU burst time and 90 millisecond IO burst time, ठीक है। both process were created at the same time, ठीक है। अराइवल टाइम आर सेम, ठीक है, यानी 80 आर सेम, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, विच स्ट्रेटजी will result in the least CPU utilization, ठीक है। तो एक बार क्वेश्चन क्या है थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसमें क्या है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि हम लोग पे क्या है, दो प्रोसेस है, ठीक है। लिस्ट निकालना, हाँ ठीक है। तो हम लोग पाए दो प्रोसेस हैं। दो प्रोसेस में क्या है, ये हर एक प्रोसेस क्या होगा, एक बार क्या होगा, सीपीयू मिलेगा और 10 मिली सेकेंड रन होगा, ठीक है। उसके बाद उसको 90 मिली सेकेंड के लिए आयोग जाना है। सिमिलरली दूसरी प्रोसेस फिर उसके बाद होगी, तो उससे भी क्या है, सीपीयू 10 मिली सेकेंड के लिए रन करना, फिर 90 मिली सेकेंड के लिए आयो चाहिए, ठीक है। तो हम लोग ऐसे कौन से प्रोसेस लगाए जिसमें सीपीयू का यूटिलाइजेशन सबसे कम हो। एफसीएफएस लगा सकते हैं, एसआरटीएफ लगा सकते हैं, एसजीएफ लगा सकते हैं, प्रायोरिटी लगा सकते हैं, राउंड रॉबिन लगा सकते हैं, ठीक है। मल्टी लेवल क्यू भी लगा सकते हैं, ऐसे मल्टीपल चॉइसेस हो सकते हैं, राइट। सो हम लोग क्या, सीपीयू यूटिलाइजेशन कम करना है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो पहले थोड़ा क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं क्या दिया गया है। अगर मैं इसको लिखूं, जैसे मान लेते हैं एक प्रोसेस P1 है और एक प्रोसेस P2 है, राइट। सो P1 क्या होगा, P1 का अगर मैं बताऊँ CPU बस टाइम कितना है, P1 का CPU 10 यूनिट टाइम के लिए चाहिए, P2 को भी 10 यूनिट टाइम के लिए चाहिए। उसके बाद क्या होगा, आईओ के लिए चाहेंगे, आईओ के लिए कितने 90 टाइम के लिए जाएंगे, ठीक है। मिली सेकंड को मैं अभी यूनिट हटा दे रहा हूँ समझने के लिए, ठीक है। 90 की चाहिए, मिली सेकंड हिसाब है। फिर उसके बाद फिर से प्रोसेस क्या होगा, सीपीयू को फिर चाहिए, फिर क्या 10 मिली सेकंड के लिए, फिर ये 10 मिली सेकंड के लिए, फिर आयो चाहिए 90 मिली सेकंड के लिए, ये भी 90 मिली सेकंड के लिए। इसी तरह क्या है, चलते रहेंगे, ठीक, जब तक प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाती है। ऐसा हम लोग को दिया गया है, ठीक है। तो तो हम लोग का बताना है कि कौन सी एल्गोरिथम है जिसका हम लोग यूज़ करेंगे
तो ठीक है, इसमें जैसे हम लोग 4 मान लेते हैं, ऑप्शन ले लेते हैं, ठीक है। जो अगर ऑप्शन पूछे तो पहले एक ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। ई ऑप्शन के एफ, सी, एफ एस, एस आर टी एफ, ठीक है, और प्रायोरिटी, और उसके बाद का राउंड रॉबिन है। इन 4 प्रोसेस में सबसे कम सीपीयू यूटिलाइजेशन किसका होगा? ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। तो अब इसमें क्या है, अ, अब सीधा ट्राई करके थे और क्या लगा, एफ सी एफ एस को लगा के, मतलब सॉल्व एफ सी एफ एस का यूज़ करते हुए इसको सॉल्व करते हैं। जब मैंने गेन चार्ट बना लिया है, तो गेन चार्ट में क्या होगा, अभी टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है, टाइम जीरो हो रहा है। तो टाइम जीरो पे पी वन भी है, पी टू भी है। तो सिंपल सा हम लोग क्या देंगे, जिसका बस टाइम भी सेम है, तो क्या करें, पी वन को हम लोग दे देंगे। पी वन को मान ले दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे 10 यूनिट टाइम के लिए पी वन चलेगा। फिर उसके बाद पी वन जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, पी वन आईओ के लिए चला जाएगा 90 टाइम के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे पी टू को मिल जाएगा, पी टू क्या 20 यूनिट टाइम तक चलेगा। या पी वन यहाँ 10 पे 90 यूनिट टाइम के लिए क्या है, और उसके लिए गया था, आईओ के लिए गया था, ठीक है। अभी क्या है, दोनों प्रोसेस रन हो चुकी एक एक बार, राइट। दोनों प्रोसेस एक एक बार रन हो चुकी हैं। अब कितने देर के लिए पी वन वापस कब आएगा? तो 10 पे गया 90 यूनिट टाइम के लिए, यानी 100 पे क्या हो रहा है, वापस आ रहा है, ठीक है। तो 120 पे 100 पे पी वन वापस आ रहा है। पी वन रन होगा 110 तक। ये क्लियर है। तो यहाँ पे जो 20 से 100 के बीच का टाइम है, ये क्या हो रहा है, सीपीयू का वेस्ट जा रहा है, राइट। सो इसको मैं थोड़ा कलर चेंज करके यहाँ पे ऐसे वेस्ट दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे सीपीयू क्या आइडियली बैठा हुआ है, तो यहाँ पे यूटिलाइजेशन वेस्ट हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ से P1 के साइकिल देखते हैं, P1 क्या हुआ, और यहाँ से P1 के साइकिल यहाँ से लेके यहाँ तक हुआ, ठीक है। ये 100 यूनिट की साइकिल है। सिंपल सा P2 की बात करेंगे। सो यहाँ P1 रन होगा, उसके बाद क्या 120 के बाद P2 वापस आएगा, और यहाँ से कितने 10 यूनिट टाइम के लिए 120 यूनिट टाइम के लिए रन होगा। फिर उसके बाद क्या, फिर CPU ब्लैंक रहेगा, ठीक है, कुछ देर के लिए, ठीक है। तो उस पर अब आगे नहीं जाते, क्योंकि यहीं से हम एनालाइज कर सकते। P2 की जो साइकिल देखेंगे, तो पहली बार P2 यहाँ पे आता है, और दूसरी बार P2 यहाँ पे आया है। ये P2 की पूरी साइकिल है, ठीक है। ये चीज़ हो गया। तो ओ यहाँ पे P1 की साइकिल कितनी 100 टाइम की है ना, राइट। ये साइकिल किसी P1 की है, ठीक है। P2 की साइकिल भी देखेंगे तो 100 का ही होगा। तो मैं P2 और P1 के साइकिल P2 को हटा दे रहा हूँ, क्योंकि साइकिल सबके दोनों की सेम ही होगी, ठीक है। अब आते हैं CPU यूटिलाइजेशन की बात करते हैं। तो CPU यूटिलाइजेशन, ठीक है। CPU यूटिलाइजेशन कितना हुआ, तो पूरे जो एक साइकिल की बात करेंगे, इस पूरे एक साइकिल में CPU यूटिलाइजेशन कितना हुआ, तो टोटल सीपीयू कितना 20 यूनिट टाइम के लिए रन हुआ, ठीक है। और टोटल कितना रन हुआ है, 100 यूनिट टाइम टोटल टाइम है। तो 100 टाइम में से 20 यूनिट टाइम तक सीपीयू का यूटिलाइजेशन हुआ। बाकी क्या 80 टाइम क्या हुआ, नहीं यूटिलाइज, ये चीज़ हो गया, ठीक है। अब आते हैं एस आर टी एफ में। एस आर टी एफ में, तो एस आर टी एफ में भी तो सेम ही चीज़ बनेगा, क्योंकि वहाँ पे से सीपीयू का एस आर टी एम किस बेसिस पे होता है, हम लोग बस टाइम की बेसिस करते हैं। तो यहाँ बस टाइम तो सेम है। जब बस टाइम सेम है, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, टाई ब्रेकर लगे। टाई ब्रेकर क्या होता है, एस आर टी एम एफ सी एफ एस ही होता है। तो यहाँ पे एफ सी एफ एस आर टी एफ का सेम चार्ट बनेगा। अगर बात करें प्रायोरिटी का, तो प्रायोरिटी के लिए भी सेम ही चीज़ बनेगा। क्यों प्रायोरिटी के लिए सेम चीज़ बनेगा, क्योंकि यहाँ पे प्रायोरिटी का सेम है, दोनों की इक्वल प्रायोरिटी है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि P1 प्रायोरिटी ज़्यादा है, P2 प्रायोरिटी ज़्यादा है। तो उसके लिए भी क्या है, सेम ही चार्ट बनेगा। अब आते हैं राउंड रॉबिन में। तो राउंड रॉबिन के लिए दूसरा बनेगा। तो वो कैसे दूसरा बनेगा, वो देखते हैं, ठीक है। ठीक है, अच्छा, राउंड रॉबिन का ऑप्शन में क्या था, क्वांटम 5 दिया था। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे हम लोग का क्वांटम इक्वल टू 5 है। ठीक है, तो आप रन करते हैं राउंड रॉबिन में। ये क्या हो गया, लाइन बना रहा था, लाइन की जगह है। राउंड रॉबिन, ठीक है। सो राउंड रॉबिन की अगर हम बात कर रहे हैं, तो राउंड रॉबिन है, क्वांटम कितना है, 5 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टाइम फ्रेम में टाइम 0 है, और 0 टाइम में लेट से P1 को मिल जाता है प्रोसेस, ठीक है। तो P1 प्रोसेस मिल गया है।
और 5 यूनिट टाइम के लिए चलेगा, फिर उसके बाद P2 आ जाएगा, फिर 5 यूनिट टाइम के लिए चलेगा, ठीक है, सॉरी 5 यूनिट टाइम 10 हो जाएगा, फिर से P1 वापस आएगा, 5 यूनिट टाइम के लिए चला 15 हो जाएगा। अब यहाँ जैसे 15 हुआ तो P1 क्या आयो के लिए चला जाएगा, ठीक है। अगर P2 आएगा, P2 भी 5 यूनिट टाइम के लिए 20 यूनिट टाइम के लिए चलेगा, ठीक है। सो P1 यहाँ पे कंप्लीट हुआ, P2 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब P1 यहाँ पे आयो के लिए चला गया, तो वापस कब आएगा, इधर आएगा P1 105 टाइम पे, ठीक है। तो यहाँ पे P1 वापस आ गया, 5 यूनिट टाइम तक चलेगा, यानी 110 टाइम पे। अब यहाँ P2 कितने टाइम के लिए आएगा सॉरी, P2 20 टाइम पे आयो के लिए गया था, तो ये वापस कब आएगा, जब वो 90 टाइम कंप्लीट कर लेगा, यानी कि ये आ जाएगा 110 टाइम पे P2 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक तो एक साइकिल P1 का एनालाइज करते हैं, सेम चीज़ क्या हो जाएगा P2 के लिए भी हो जाएगा। तो यहाँ पे P1 की बात करते हैं, तो यहाँ तक P1 आया था और यहाँ पे दोबारा P1 आ रहा है, तो साइकिल इसकी क्या है, 105 यूनिट टाइम की है, ठीक है। ये ब्लैंक है। अब CPU यूटिलाइजेशन की हम लोग यहाँ बात करेंगे, तो CPU यूटिलाइजेशन, राइट, वो कितना है, 20 है, ठीक है। तो यहाँ पे CPU 5555, तो ये टोटल 20 यूनिट टाइम के लिए CPU रन हो रहा है, और इसका पूरा टाइम साइकिल कितना 105 यूनिट का है, राइट। अब चेक करना है कि जो फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट वैल्यू और जो सेकेंड वैल्यू है, इन दोनों में से अच्छी मतलब बड़ी वैल्यू कौन सी है, राइट। सो यहाँ पे क्या है, देख रहे थे 105 है, राइट। सो ये वैल्यू क्या ग्रेटर है, तो CPU यूटिलाइजेशन कम हो जाएगा, राइट। यहाँ पे ये वैल्यू क्या है, छोटी है, तो CPU यूटिलाइजेशन बढ़ रहा है। तो हम लोग आंसर क्या हो जाएगा, राउंड रॉबिन। राउंड रॉबिन में क्या होगा, CPU यूटिलाइजेशन कम हो जाएगा। और इन जनरल भी क्या होता है, राउंड रॉबिन एल्गोरिथम में एवरेज वेटिंग टाइम, एवरेज टर्न अराउंड टाइम सबसे ज़्यादा आता है, ठीक है। क्योंकि CPU यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा कम क्यों होता है, कम इसलिए होता है कि मतलब बार बार लोग क्या है, कॉन्टेक्ट स्विच कर रहे हैं, तो इसलिए क्या हो रहा है, साइकिल बढ़ जा रही है, ठीक है। तो हम लोग का आंसर इसमें बन जाएगा राउंड रॉबिन, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। तो एक काम करते हैं, जो CPU यूटिलाइजेशन वाला यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखा है, तो इसको क्या करते हैं, थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं हेडिंग डाल देता हूँ, CPU यूटिलाइजेशन। तो CPU यूटिलाइजेशन में क्या होता है, पहला है विदाउट IO ऑपरेशन, ठीक है। तो अगर विदाउट IO ऑपरेशन है, तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, IO के लिए प्रोसेस जा ही नहीं रही है, तो CPU यूटिलाइजेशन क्योंकि 100% होगा। यहाँ पे जो ब्लैंक स्पेस इसलिए आ रहा था क्योंकि अब प्रोसेस क्या IO के लिए जा रही थी और CPU को रन करने की प्रोसेस नहीं थी। बट अगर सोचो IO टाइम होता ही नहीं, सिर्फ 10 बस टाइम होता, तो प्रोसेस पूरा क्या होता है, CPU का टाइम साइकिल क्या होता है, 0 से 20 यूनिट टाइम पे पूरा CPU सारे प्रोसेस कंप्लीट कर लेता, ठीक है। यहाँ CPU का यूटिलाइजेशन 100% होगा। अगर विदाउट IO तो CPU यूटिलाइजेशन 100% होगा। अगर ऐसा कुछ है तो यहाँ पे क्या होगा, CPU यूटिलाइजेशन हो जाएगा 1 या 100%, ठीक है। ये चीज़ हो गया। और विथ आयो की अगर हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट जाता है विथ आयो, यानी हम लोग इनपुट आउटपुट को भी क्या बोल रहे हैं, कंसिडर कर रहा है कि आयो के लिए भी प्रोसेस जा रही है। तो ये जो आएगा हम लोग का रिजल्ट जो आता है, वो क्या आता है, फ्रैक्शन में आएगा फिर, क्योंकि 1 से तो कम ही होगा। फ्रैक्शन ऑफ टाइम प्रोसेस goes for IO, goes for IO, goes for IO, ठीक है, ठीक है। तो इसमें क्या लिखूँ, ठीक है। अगर IO टाइम कितना P है, ठीक है, IO बस टाइम लेट से P है किसी प्रोसेस, ठीक है। तो CPU यूटिलाइजेशन क्या होगा, अगर n इक्वल टू 1 प्रोसेस है, ठीक है। अगर n इक्वल टू 1 प्रोसेस है, अगर एक प्रोसेस है
तो उसके लिए CPU यूटिलाइजेशन कितना हो जाएगा, राइट। इसके लिए मैं बात करूँ CPU, यानी कि कहने का मतलब ये कि प्रोसेस एक है, वो IO के लिए जा रही है, तो उसके लिए CPU यूटिलाइजेशन कितना होगा। तो CPU यूटिलाइजेशन की अगर मैं बात करता हूँ तो वो क्या हो जाएगा, टोटल टाइम कितना था, 1 था, राइट। टोटल यूटिलाइजेशन ना होता है क्या बोल सकते हैं, IO नहीं होता, 1 होता, बट वो P टाइम के लिए IO गई तो 1 माइनस P हो जाएगा, राइट। ये चीज़ हो गया, ठीक है। अगर n इक्वल टू 2 है, तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे n इक्वल टू 2 है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, CPU यूटिलाइजेशन कितना हो जाएगा, वो हो जाता है 1 माइनस पी स्क्वायर। अब ये पी स्क्वायर क्यों होता है, क्योंकि क्योंकि हम लोग क्या वर्स्ट केस सिनेरियो ले रहे हैं, जैसे एक प्रोसेस रन हुआ, उसके बाद ये IO के लिए गया, फिर दूसरा प्रोसेस रन हुआ, फिर IO के लिए गया, राइट। तो ये चीज़ होता है, ऐसा कुछ होता है। तो इसको इस चीज़ को क्या कैसे हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको जनरलाइज कर देता हूँ इस फॉर्मूले को, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो अगर मैं बात करूँ n प्रोसेस के लिए, तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ, अगर मैं बात करूँ फॉर n प्रोसेस है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, CPU यूटिलाइजेशन कितना होगा, ठीक है। फॉर n प्रोसेस CPU यूटिलाइजेशन वो कितना हो जाएगा, 1 माइनस पी की पावर n आ जाएगा, राइट। इसको मैं क्या है डब्बे में बंद कर देता हूँ, ये फॉर्मूला में क्या है याद रखना है, ठीक है। ये आ गया। अब यहाँ पे P क्या है, वो मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर देता हूँ, IO बस टाइम है, ठीक है। n नंबर ऑफ प्रोसेस है। तो अब इसको पढ़ लिया, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, और इसमें क्या हम लोग को दिया गया, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग दे दिया गया है, डिग्री ऑफ मल्टी, ये क्या मैं लिख रहा हूँ, मल्टी, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग वो क्या दिया, 10 दे दिया गया, ठीक है। और एंड मैक्सिमम, एंड इसको क्या मैं लिखूंगा, तो हो गया मैक्सिमम 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 क्या, मैक्सिमम 10 वेट दैट कैन बी टॉलरेटेड इज 0.5, राइट। तो इसका सोल्यूशन क्या आ जाएगा वो देखते हैं। तो यहाँ पे क्या डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग मतलब क्या है, नंबर ऑफ प्रोसेस कितने हो सकते हैं मेन मेमोरी में, वो है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोसेस n इक्वल टू 10 दे दिया गया है ठीक है। अच्छा पूछा क्या, वो तो मैं लिखा ही नहीं। तो वही हम लोग को निकालना क्या है, इस चीज़ में हम लोग को निकालना क्या है, CPU यूटिलाइजेशन ही निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग को निकालना है CPU यूटिलाइजेशन, वो कितना होगा। हाँ तो मैं क्या कह रहा था, n इक्वल टू 10 हो गया और क्या मैक्सिमम 10 वेट दैट कैन बी टॉलरेटेड इज 0.5, मतलब 0.5 यहाँ पे क्या है, IO बस टाइम है, या बोले IO वेटिंग टाइम है, IO टाइम कितना है, वह है 0.5। और यहाँ पे क्या 10 वेट, यानी कि 10 प्रोसेस ही है जो रन हो सकती है, ठीक है। ये चीज़ दिया गया है। तो यहाँ पे अगर बात करो CPU यूटिलाइजेशन कितना हो जाएगा, CPU यूटिलाइजेशन वो हो जाएगा 1 माइनस पी की पावर n था ना, तो p की वैल्यू क्या है, ये p की वैल्यू है ना, p इक्वल टू 0.5 दे दिया गया है। तो 1 माइनस 0.5, राइट, ये होल पावर 10 आ जाएगा। तो 0.5 को होल पावर 10 यानी ऑलमोस्ट इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगा, 99.99% यूटिलाइजेशन, ये इसके लिए आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हो गया, ठीक है। ये तो खाली अंडरस्टैंडिंग के लिए था कि फॉर्मूला वगैरह कैसे यूज़ करना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन जनरली आते नहीं हैं, मैं तो डिटेलिंग में दिया है, जैसे इसमें क्या है ना, बहुत सारे कंफ्यूजिंग वर्ड लिखे थे, तो वो चीज़ इतना नहीं लिखा, तो जनरली गेट में जो क्वेश्चन आता है वो वर्ड कंफ्यूज नहीं करता, वो थोड़ा एक्सप्लेन करके लिखते हैं ताकि कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर सके,
ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं और ये क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या अराइवल टाइम क्या है, वो दिया गया, और क्या दे दिया गया है मेरे को। इसमें क्या हम लोग जो जो दिया मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले क्या दिया, अराइवल टाइम जो दिया है वो मिली सेकेंड में दिया है, ठीक है, 80 इन मिली सेकेंड में दे दिया गया है। और साथ में लोग को टेबल भी दिया गया है। सो यहाँ पे टेबल है। एक मिनट, ये क्या हो गया, ना ना इसको नीचे ना, मेरे को लाइन चाहिए, लाइन, डब्बा नहीं, लाइन। इनविजिबल लाइन बनने लगती है कभी कभी। नहीं, इतने में हो जाएगा, ठीक है। ये हम लोग क्वेश्चन में दे दिए गए, और यहाँ पे प्रोसेस को मैं पी से डिनोट कर रहा हूँ, अराइवल टाइम 80 से, और बस टाइम बीटी से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। इतना चीज़ दे दिया। अब P1 क्या प्रोसेस है, P2 दूसरी प्रोसेस दे दिया गया, P3 जो है तीसरी प्रोसेस दे दिया गया, P4 है फोर्थ प्रोसेस दिया, और 0 है, 1 है, 3 है, एंड यहाँ पे 4 है। और बस टाइम कितना कितना दे दिया गया है, यहाँ पे 3 बस टाइम है, 1 बस टाइम है, 3 है, एंड यहाँ पे Z दे दिया गया, ठीक है। ये चीज़ हो गया। और यहाँ पे हम लोग को जो और भी दिया है, तो इसमें हम लोग क्या SRTF यूज़ कर रहे हैं, SRTF विथ क्या, एवरेज वेटिंग टाइम दे दिया गया हम लोग को 1 है, ठीक है। तो हम लोग का Z इक्वल टू कितना होगा वो फाइंड करना है, ठीक है। ये कुछ नया तरीका से है, हर बार क्या होता था हम लोग को इसमें Z की वैल्यू दे के एवरेज वेटिंग टाइम पूछता था, और इस बार हम लोग की एवरेज वेटिंग टाइम दे के Z की वैल्यू पूछा है। तो सॉल्व करते हैं। तो थोड़ा सा पहले क्या है ना, सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन का एनालाइज कर लेना चाहिए, तो कितने ज़्यादा हम डेटा क्वेश्चन से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले कि अराइवल टाइम क्या मिली सेकेंड में दे दिया गया, ये समझ में आ गया, ठीक है। वो वैसे इस चीज़ से हम लोग को इतना ज़्यादा मतलब नहीं कि मिली सेकेंड और सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ पे दे दिया ऐसा आर टी है विथ एवरेज टाइम 1। एवरेज वेटिंग टाइम 1 मतलब क्या हुआ, टोटल हमारे पास प्रोसेस के अंदर 4 है, राइट। तो एवरेज वेटिंग टाइम 1 है, इसको एक्सप्लेन करूँ तो अगर मैं लिखूँ एवरेज वेटिंग टाइम इक्वल टू होता क्या है, ये होता है टोटल क्या होता है 1 आने का मतलब क्या 4/4 होगा, right? ये 4 तो नंबर ऑफ प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। यानी ऊपर जो है टोटल सम ऑफ किसका बस्ट एवरेज टाइम कितना 4 होता है, ठीक है। ये समझ आ गया, यानी कि यहाँ से क्या निकल के आया, सम ऑफ वेटिंग टाइम कितना 4 है। ये एवरेज ऑफ वेटिंग टाइम से निकल गया, और इसके अलावा और कोई इन्फॉर्मेशन हम लोग ऐसे निकाल नहीं सकते हैं। अब क्या इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये टाइमलाइन मैंने बना लिया है। तो यहाँ पे सम ऑफ वेटिंग टाइम से अच्छा नहीं, एक अच्छा वर्ड टोटल वेटिंग टाइम लिख देते हैं, राइट, ये ज़्यादा बेटर है। टोटल वेटिंग टाइम कितना 4 है। तो अभी टाइम फ्रेम में क्या टाइम क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। अब 0 टाइम पे क्या है हम लोग को देखना है कौन कौन सी प्रोसेस आ चुकी है। P1 प्रोसेस आ चुकी है, तो P1 आगे बस टाइम 3 हम लोग क्या SRTF लगा रहे हैं। तो 1 यूनिट टाइम के लिए P1 रन होगा, ठीक है। तो P1 का बस टाइम कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है। अब 1 यूनिट टाइम में क्या P2 आ गई है, P2 क्या 1 है, मतलब 1 बस टाइम है, तो P2 1 यूनिट टाइम चल के 0 हो जाएगा बस टाइम, तो P2 का काम भी खत्म हो चुका है। अब यहाँ पर टाइम फ्रेम टाइम 2 होगा, 2 टाइम पे कोई नई प्रोसेस नहीं आएगी, तो P1 ही रन होगा 1 यूनिट टाइम के लिए, 3 टाइम के लिए, तो यहाँ पे बस टाइम 1 हो जाएगा। बट अब जो नई प्रोसेस आई कौन सी, P3 है। सो P3 का बस टाइम कितना है, P1 से कम है, सो P1 से ज़्यादा है, राइट, 3 या 1 है, तो P1 ही रन होगी, राइट। सो P1 ही रन हुई 3 से 4 मिनट टाइम में भी है। ये क्लियर है, ठीक है। यहाँ पे इसका टाइम फ्रेम कितना हो गया, 0 हो गया, और यहाँ पे क्रॉस हो गया। अब बचा गया टाइम में टाइम फ्रेम P4 और P3 बचा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे कहानी आती है। तो अगर यहाँ पे बताओ, तो यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा बताऊँ, तो यहाँ पे जैसे मान लेते हैं पहले P3 को अगर रन करते हैं, राइट, क्योंकि Z तो हम लोग को पता नहीं जिसे हम लोग कंपेयर कर सकें, और यहाँ पे 3 दे दिया है, राइट। अगर P3 को रन करते हैं, तो यहाँ पे इसका पूरा कंप्लीशन कितनी देर में होगा। सो P3 का कंप्लीशन हो जाएगा 4 + 3 7 यूनिट टाइम तक था, तो P3 क्या होगा 0 हो जाएगा, राइट। तो इसको मैं काट के थोड़ा अलग डिज़ाइन से काट रहा हूँ ताकि बात समझ जाए कि हाँ यहाँ पे कुछ एक स्पेशल केस है।
तो यहाँ 0 हो गया। फिर उसके बाद क्या P4 है वो चलेगा Z यूनिट टाइम तक, यानी 7 प्लस Z यूनिट टाइम तक ये 0 हो रहा है। ठीक है, ये अभी केस 1 सॉल्व कर रहे हैं जब यहाँ पे मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि Z की वैल्यू 3 से छोटी है। राइट, ये चीज़ हो गया। ठीक है, ठीक है। अब क्या वेटिंग टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं ना। तो मैं पूरा फॉर्मूले से नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली लुक देख के बता सकते हैं यहाँ पे वेटिंग टाइम कितना है, क्योंकि हम लोग पास पूरा गैंट चार्ट अवेलेबल है। तो यहाँ पे मैं केस 1 की बात कर रहा हूँ, राइट। सो यहाँ पे मैं अगर बात करूँ केस 1 की, ठीक है, इस केस में हम लोग क्या एज्यूम क्या कर रहे हैं, z की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 है, राइट। इसी केस में तो हम लोग ये वाला सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये वाले केस के लिए एज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बताऊँ, यहाँ पे मैं प्रोसेस लिख लेता हूँ, उसका वेटिंग टाइम यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, ये चीज़ है। तो प्रोसेस क्या मान लेते हैं, P1 प्रोसेस है। P1 प्रोसेस कितना इंतजार करना पड़ा, 0 यूनिट टाइम वेट करना पड़ा, राइट। क्योंकि P1 क्या नहीं, यहाँ पे टोटल P1 का वेटिंग टाइम कितना है, यहाँ पे P1 को एक बार वेट करना पड़ा है और उसका P1 फिर कंप्लीट हो गया ना। यानी P1 के लिए टोटल वेटिंग टाइम कितना 1 आ जाएगा। अगर मैं P2 की बात करूँ, P2 कितना वेट करना पड़ा है, P2 यहाँ 1 यूनिट टाइम पे आया था, तो यहाँ पे कोई P2 को वेट नहीं करना पड़ा और कंप्लीट होगा। P2 का वेटिंग टाइम कितना 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूँ P3 की बात करता हूँ, सो P3 को कितना वेट करना पड़ा, P3 3 यूनिट टाइम पे आई थी और उससे CPU 4 यूनिट टाइम तक के लिए मिला है, राइट। उसे 1 यूनिट टाइम के लिए वेट करना पड़ा है, राइट। और उसके बाद क्या है, P3 3 पे आई, 4 पे उसको CPU मिल गया, पूरा कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अब P4 की बात करते हैं। सो P4 का वेटिंग टाइम कितना हो जाएगा, यहाँ पे P4 आया था 4 यूनिट टाइम के लिए और 7 यूनिट टाइम तक मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल इसका वेटिंग टाइम कितना 3 टाइम हो गया। ठीक है, यहाँ 3 टाइम हो गया। तो यहाँ पे अगर मैं सम ऑफ वेटिंग टाइम निकालूँ तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 3 + 4 और 5 आ रहा है। ये टोटल वेटिंग टाइम आ रहा है। ठीक है, टोटल वेटिंग टाइम, टोटल वेटिंग टाइम 5। तो ये क्या हम लोग का रॉन्ग अजम्पशन था। क्यों, क्योंकि वेटिंग टाइम कितना 4 आना चाहिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे जेड ये वाला केस क्या रॉन्ग हो गया, जेड इज लेस देन होगा 3 से। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसी को दोबारा से सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, इसके मैं नया पेन ऑरेंज यूज़ कर ले रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या, यानी कि P3 यहाँ पे नहीं होगा, ये यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, ये यहाँ पे नहीं होगा, ये यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे P4 क्या है, CPU मिल जाएगा। तो P4 को CPU मिलेगा, वो कितना देर के लिए चलेगा, Z यूनिट टाइम के लिए चलेगा। ठीक है, यानी कि 4 + Z हो जाएगा, राइट। सो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, या ठीक है 0 है। अब P3 बचा हुआ है ना, अब P3 क्या है, 4 + Z में P3 मिल जाएगा। अब P3 कितने यूनिट टाइम चलेगा, 7 + Z यूनिट टाइम तक P3 रन होगा। ठीक है, बस अब सॉल्व कर देना इस चीज़ को। यहाँ पे मैं केस 2 को देख रहा हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे केस 2 को देखना है। सो केस 2 को यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे क्या है, जब z की वैल्यू क्या है, लेस देन 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे P1 की अकॉर्डिंग बर्स्ट टाइम कितना है, यहाँ मैं नए पेज पे सॉल्व करता हूँ केस को। ठीक है, नए पेज पे चलते हैं। ठीक है, तो P1 के अकॉर्डिंग बर्स्ट टाइम कितना है यहाँ पे, यहाँ मैं ऐसे लिखता हूँ P1 बर्स्ट टाइम वेरिएंट टाइम कैलकुलेट कर, वेरिएंट टाइम कैलकुलेट करें। ठीक है, तो P1, P2, P3 एंड P4, ये 4 प्रोसेस दे दी गई है। ठीक है, अब यहाँ पे वेटिंग टाइम कैलकुलेट करते थे। अच्छा, P1 और P2 का वेटिंग टाइम तो सेम ही होगा, मेन चीज है P3 P4 में, तो 1 0 में कॉपी कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब P3 में आते हैं। सो P3 का वेटिंग टाइम कितना, P3 3 में आया है और P3 कितने में 4 पे मिला है ना। P3 का वेटिंग टाइम कितना हो जाएगा, 1 + Z, यानी P3 कितना हो जाएगा, P3 यहाँ पे आया है और P3 का CPU यहाँ मिला है ना, तो यहाँ पे कितना 3 से लेके 4 + Z, नहीं 4 + Z - 3, यहाँ पे 4 + Z - 3, ये हो गया। अब P4 कितना वेटिंग टाइम है, P4 कब आया, 4 में आया ना। सो P4 को मैं इसको हटा देता, P4 यहाँ 4 पे आया है और उसे CPU मिला है 4, तुरंत मिल गया ना। P4 का वेटिंग टाइम तो 0 हो जाएगा, राइट, राइट राइट। एक सेकंड कहाँ गया, P4 का वेटिंग टाइम तो 0 हो गया ना। ठीक है, अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ नहीं, यहाँ पे आना चाहिए 1 + 4 + यानी Z + 1, राइट। 4 - 3 1 होता है, डिवाइडेड बाय, ये क्या हो जाएगा
टोटल वेटिंग टाइम हो जाएगा, यानी Z+2 डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, ठीक, कन्फ्यूजन नहीं होगा। Z+2 ये क्या आ जाएगा, टोटल वेटिंग टाइम आ गया, राइट। अब इससे क्या Z की वैल्यू नहीं पता चल जाएगी, तो टोटल वेटिंग टाइम कितना था हम लोग का, 4 आना चाहिए, जिससे क्या होगा, Z की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। यही हम लोग क्वेश्चन में पूछा गया था, राइट। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, इसमें क्या हम लोग के एनालिटिकल थिंकिंग को भी जज कर लिया गया है। सो ठीक है, एक काम करते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, और इस क्वेश्चन के साथ क्या होगा, हम लोग का CPU शेड्यूलिंग कंप्लीट हो जाएगा, राइट। सो एक क्वेश्चन और हम लोग करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या दिया गया, फिर से वही प्रोसेस दे दिया गया, ठीक है। हाँ, ठीक है, 2 प्रोसेस दे दिए गए हैं, ठीक है। और सेम जैसे वो अल्टरनेट वाला क्वेश्चन नहीं किया था अभी हम लोग, वही चीज़ है। हाँ, कुछ वैसा सही है, और नहीं, सेम ही क्वेश्चन है क्या। अच्छा, सेम ही क्वेश्चन तो यहाँ पे है, एक सेम है, वही दोबारा क्वेश्चन मैंने सोचा डेटा कहाँ से हो गया। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको हटाते हैं, यहाँ से क्या हो गया, हम लोग का CPU शेड्यूलिंग खत्म हो चुका है, राइट। तो बस यही था। अब हम लोग क्या करते हैं, अपने अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है मल्टी थ्रेडिंग, राइट। बहुत छोटा सा चैप्टर होगा, एक से दो लेक्चर में इजीली खत्म हो जाएगा ये, मल्टी थ्रेडिंग। ठीक है, तो मल्टी थ्रेडिंग पढ़ने से पहले हम लोग एक टर्म पढ़ना पड़ेगा, थ्रेड। तो मल्टी थ्रेड से पहले हम लोग को थ्रेड पढ़ना पड़ेगा। सो यहाँ पे मैं हेडिंग डाल लेता हूँ, व्हाट थ्रेड, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ थ्रेड, थ्रेड। सो थ्रेड मतलब एक तरह का धागा होता है जिससे कपड़े बनते हैं, मतलब थ्रेड वर्ड का मीनिंग क्या होता है वो बता रहा हूँ। तो अब आते हैं कंप्यूटर साइंस में जो थ्रेड है उसकी बात कर लेते हैं। तो थ्रेड क्या होता है, एक प्रोसेस से कंपोनेंट होता है, यानी इसे बोलते हैं लाइट वेट प्रोसेस भी बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको लिखूंगा, कंपोनेंट ऑफ, कंपोनेंट ऑफ प्रोसेस और लाइट वेट प्रोसेस होते हैं, ठीक है। यानी प्रोसेस को क्या है, स्मॉलर चंक में डिवाइड कर देते हैं, तो वो जो एक चंक होता है उसको हम लोग थ्रेड बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा गला मेरा खराब है, ठीक है। तो थ्रेड का यूज़ करने का मतलब क्या होता है, सो थ्रेड के यूज़ करने से ये होता है ना, एक प्रोसेस जो होता है वो मल्टीपल स्मॉलर चंक में पैरेलली एग्जीक्यूट हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या, इससे यूज़ करने से फ़ायदा क्या होता है, ये हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं, सो ये हम लोग को हेल्प करते हैं, तो बाय प्रोवाइडिंग अ वे ऑफ, या वे टू इम्प्रूव, वे टू इम्प्रूव एप्लीकेशन परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस, एप्लीकेशन परफॉर्मेंस थ्रू पैरेललिज्म, यानी कि कोई भी प्रोसेस है वो पैरेलली एग्जीक्यूट हो सकता है, ठीक है। उसके मल्टीपल में पार्ट्स अगर डिवाइड कर देते हैं, उन्हें क्या है, चारों को पैरेलली एग्जीक्यूट करते हैं, तो इससे क्या होगा, एक प्रोसेस है ज़्यादा टाइम तक एग्जीक्यूट हो पाएगा, मतलब बहुत जल्दी एग्जीक्यूट होगा। सो फॉर एग्जांपल हमारे पास दो प्रोसेस है, ठीक है, तो दो प्रोसेस मल्टीपल टाइम पे हम लोग एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूट कर सकते हैं, तो प्रोसेस की जो एफिशिएंसी, यानी प्रोसेस एग्जीक्यूशन की जो स्पीड होगी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ हो गया। तो प्रोसेस जैसे थ्रेड होते हैं ना, सो थ्रेड में क्या होता है, जैसे एक प्रोसेस में मल्टीपल थ्रेड होंगे, बट इसे अगर मैं प्रोसेस के एक तरह प्रोग्राम्स की तरह समझता है, ठीक है, तो प्रोग्राम में एग्जीक्यूशन ही क्या होता है, प्रोसेस होता है।
तो अगर एक प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम में क्या होता है, मल्टीपल पार्ट्स होते हैं, ठीक है। जैसे पार्ट्स को हम फंक्शन में डिवाइड करते हैं, तो मल्टीपल फंक्शन है, हर फंक्शन मान लेते अलग अलग प्रोसेस में एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। बट क्या होता है, कई कई फंक्शन में कुछ ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं, कुछ डेटा होते हैं, ठीक है। वो डेटा का यूज़ क्या होगा, तो सब लोग यूज कर सकते हैं, यानी जो डेटा हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक ग्लोबल वेरिएबल कोई एरे है, ठीक है, ग्लोबल एरे है, तो उस एरे का यूज़ किया, मान लो सर्चिंग में भी हो रहा है, सर्चिंग नाम का फंक्शन एरे में, सॉर्टिंग नाम का फंक्शन है वो है, फिर एडिशन या अपडेशन नाम कुछ एरे है, फंक्शन है, तो उस तीन फंक्शन है, तीन के तीनों यूज कर रहे हैं उसी एरे को, ठीक है। तो एरे क्या शेयर्ड है, ठीक है, तीनों बोल से कोड के फंक्शन में, ठीक है। यानी कि अगर फंक्शन को एक थ्रेड को एक फंक्शन को थ्रेड बोल दे, ठीक है, यानी फंक्शन अगर मान ले थ्रेड है, तो वो जो थ्रेड है वो भी उस एरे को यूज कर सकता है, फिर जो सर्चिंग वाला थ्रेड है वो भी कर सकता है, सॉर्टिंग वाला थ्रेड है वो भी, जो अपडेशन वाला थ्रेड है वो भी उस एरे को यूज कर सकते हैं, यानी क्योंकि अगर कुछ जो पार्ट्स होते हैं थ्रेड के बीच में भी शेयर होते हैं। सो कौन कौन से पार्ट्स शेयर होते हैं वो देखते हैं। सो यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ शेयर्ड एमंग थ्रेड। तो थ्रेड के भी पास कुछ बहुत सारी चीज़ें शेयर्ड होते हैं, यूनिक फॉर ईच थ्रेड, ठीक है। तो यानी कि कुछ चीज़ें होंगी जो यूज़ करेंगे, जैसे कुछ ग्लोबल वेरिएबल तो यूज़ करना हो सकता है, उसके पास कुछ यूनिक प्रॉपर्टी है जो किसी और के पास नहीं है, हर थ्रेड के पास कुछ अपना यूनिक टैलेंट है, ठीक है। अब क्या चीज़ है वो देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टेबल बनाते हैं। सो ये मैंने यहाँ पे लाइन बना दी है, ठीक है। अब आते हैं क्या क्या सेम होता है, ठीक है। जैसे प्रोसेस क्या पीसीबी बनती है ना, तो पीसीबी जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो पीसीबी में क्या होता है, कुछ सेक्शंस होते हैं, तो जैसे कोड सेक्शन होता है, कोड वो शेयर होता है, ठीक है। और डेटा सेक्शन होता है वो शेयर होता है, डेटा सेक्शन। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम के जो रिसोर्सेज होते हैं वो शेयर होते हैं, ठीक है, ये हो गया। और ओपन कोई फाइल जैसे हम लोग ओपन किया वो भी होता है, फाइल एंड सिग्नल, ठीक है। और जो हीप होता है वो शेयर होता है, ठीक है। और यूनिक होता है, हर थ्रेड के पास क्या होता है, जैसे प्रोसेस होता है उसके पास क्या होता है, यूनिक प्रोसेस आईडी होती है, तो हर थ्रेड के पास क्या होगा, थ्रेड आईडी होगी, ठीक है। और कुछ हर थ्रेड के कुछ रजिस्टर वैल्यू होगी, ठीक है। जैसे टेम्परेरी डेटा या फिर कुछ जैसे अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन किया तो उसमें जो डेटा स्टोर होता है वो सब भी क्या होगा, रजिस्टर में स्टोर, तो हर थ्रेड का यूनिक वो होगा। और हर थ्रेड के पास खुद का स्टैक होगा, स्टैक मेमोरी एलोकेशन के लिए, और खुद का प्रोग्राम काउंटर होगा, ठीक है। ये चीज़ें क्या होती हैं, शेयर्ड होती हैं, ठीक है। सो ये हम लोग समझ गए थ्रेड क्या होता है, थ्रेड में क्या शेयर होता है, क्या यूनिक होता है, ये समझ गया। पर जो थ्रेड का यूज़ करने का जितने भी हम लोग के एडवांटेजेस हैं वो एक बार लिख लेते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया कि स्पीड और रिस्पॉन्सिवनेस सब पढ़ेगा ही, बट एक काम करते हैं उसको एक जगह लिख लेते हैं, तो इससे बेटर रहेगा इस चीज़। यहाँ पे मैं अगर एडवांटेजेस की बात करूँ, थ्रेड का यूज़ करने से हम लोग को फ़ायदा क्या मिलता है, तो बहुत सारी चीज़ होता है। पहला रिस्पॉन्सिवनेस होता है, रिस्पॉन्सिवनेस होता है। दूसरा क्या हो गया, मान लेते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विच में फास्ट होगा, क्योंकि हर डेटा क्या है, अपने रजिस्टर के डेटा हर थ्रेड में अलग अलग है, तो उसको स्टोर करना हर थ्रेड स्टोर करेंगे उस प्रोसेस के डेटा को, तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग फास्ट है, ठीक है। और थर्ड नंबर पे यहाँ पे लिखते हैं, थर्ड नंबर पे मान लेते हैं और क्या हो सकता है, रिसोर्स शेयरिंग, रिसोर्स शेयरिंग ये भी होगा, इसमें प्रॉपर्टी है, एडवांटेज क्या है, हर थ्रेड के पास कुछ शेयर्ड रिसोर्सेज होते हैं। फोर्थ क्या हो सकता है, इकोनॉमिकल बेनिफिट हो सकता है, अब इसकी बात करेंगे पर मैं लिख लेता हूँ, बताता हूँ। फिफ्थ नंबर पे क्या हो सकता है, कम्युनिकेशन हो सकता है, और
लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यूटिलाइजेशन ऑफ मल्टी प्रोसेस आर्किटेक्चर। ठीक है, मल्टी यूटिलाइजेशन है, यूटिलाइजेशन ऑफ मल्टी प्रोसेसर आर्किटेक्चर। तो मैं यहाँ पर ठीक है तो ये चीज़ हो गया। तो रिस्पॉन्सिवनेस होता है, मतलब क्या कोड क्या होगा, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव हुआ, तुम थोड़ा सा अपडेट करोगे वैसे ही वो सॉल्व हो जाएगा, मतलब तो क्या अपडेशन हो जाएगा उसमें। मतलब कहने का मतलब ये जितना ज़्यादा मल्टीपल प्रोसेस में क्या और रन हो रहा है सेम प्रोसेस, ठीक है, तो उसका रिस्पॉन्सिवनेस बढ़ जाएगा। जैसे ही बैकएंड में कुछ चेंजेस होगा, तो अब जैसे एक प्रोसेस में रन हो रहा है तो हो सकता है वो जो चेंज हुआ पार्ट वो बहुत देर में रन होगा, तो उसका रिस्पॉन्सिवनेस कम होगा। बट अगर मल्टीपल प्रोसेस में क्या हो रहा है, मल्टीपल सीपीयू में रन हो रहा है, तो उसका रिस्पॉन्सिवनेस ज़्यादा होगा। फास्टर कॉन्टेक्स्ट स्विचों में आता है, या रिसोर्स शेयरिंग होता है, इकोनॉमी होता है। इकोनॉमी का मतलब बेनिफिट ये होता है कि हम लोग जो है यूज़ कर हर चीज़ का यूटिलाइजेशन बहुत बढ़िया कर रहे हैं। फिर कम्युनिकेशन क्या होता है, हर थ्रेड होता है आपस में बेटर कम्युनिकेट करता होता है। फिर यूटिलाइजेशन और मल्टी प्रोसेसर आर्किटेक्चर। मल्टी प्रोसेसर में क्या होता है, एक टाइम एक साथ एक मल्टीपल प्रोसेस है, पर हम लोग इन केस अगर प्रोसेस एक ही है तो हम लोग उसी सिंगल प्रोसेस को मल्टीपल पार्ट में डिवाइड कर दिया, मल्टीपल थ्रेड में डिवाइड करके पैरेलली एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये हम लोग यूटिलाइजेशन कर रहे हैं मल्टी प्रोसेस आर्किटेक्चर का। ठीक है, तो अब आते हैं टाइप ऑफ थ्रेड में। तो यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ टाइप ऑफ थ्रेड। तो थ्रेड क्या है, दो तरीके के होते हैं, पहला थ्रेड और दूसरा थ्रेड। तो पहला थ्रेड कौन सा होता है, यूजर लेवल थ्रेड। ठीक है, हाँ। तो यूजर लेवल थ्रेड के बारे में हम लोग लिखेंगे, बहुत छोटे से इन्फॉर्मेशन, बहुत डिटेल में नहीं लिखेंगे इसमें। इसमें क्या होता है, इसमें जो मल्टी लेवल या बोलते हैं मल्टी थ्रेडिंग होती है, डन इन डन यूजर प्रोसेसर, यूजर प्रोसेस। ठीक है, ये है मतलब क्या है, अगर हम लोग यूजर प्रोसेस में मल्टी थ्रेडिंग कर रहे हैं, मल्टी थ्रेडिंग मतलब समझ ना, एक प्रोसेस है उसको मल्टीपल थ्रेड में कन्वर्ट करके हम लोग पैरेलली एग्जीक्यूट करना, ये होता है मल्टी थ्रेडिंग। अगर यूजर प्रोसेस में हम लोग कर रहे हैं तो वो होता है यूजर थ्रेड है। अगर ये ऑपरेटिंग सिस्टम के कोई प्रोसेस में कर रहे होते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं कर्नल लेवल थ्रेड। तो दूसरा टाइप क्या होता है, वो होता है कर्नल लेवल थ्रेड। तो कर्नल लेवल थ्रेड, कर्नल लेवल थ्रेड में हम लोग लिखेंगे मल्टी थ्रेडिंग डन इन ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेसेस। ठीक है, यूजर प्रोसेस होगा तो यूजर थ्रेड। अगर मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम की कोई प्रोसेस है उसमें अगर हम मल्टी थ्रेडिंग कर रहे हैं तो उसे कर्नल थ्रेड बोलते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, यूजर थ्रेड और यूजर, हाँ ठीक है, यूजर थ्रेड और कर्नल थ्रेड में तो डिफरेंस देख लेते हैं यार, उसको कंपेयर कर लेते हैं, डिफरेंस से बेटर ऑप्शन कंपेयर है। तो यहाँ पे मैं यूजर थ्रेड लिख रहा हूँ और इधर मैं कर्नल थ्रेड लिख रहा हूँ। ठीक है, और बस अब दोनों की लड़ाई करा देते हैं, और ये मेरी लाइन हर बार की तरह धोखा दे दिया है। ठीक है, और तो इसमें पहला पॉइंट मैं लिखूंगा, पहला पॉइंट क्या हो सकता है, वही जो डेफिनेशन है। अगर मैं कर्नल प्रोसेस की बात करूँ तो यूजर थ्रेड की बात करूँ ना, तो यूजर थ्रेड में क्या होता है, अभी जो मैंने लिखा वही चीज़ यहाँ पे भी लिख सकते हैं, मल्टी थ्रेड इन यूजर प्रोसेस।
या थ्रेड से थ्रेडिंग लिख सकते हैं, थ्रेडिंग इन यूजर प्रोसेसेस। और इसका पहला क्या हो जाएगा, मल्टी थ्रेडिंग इन कर्नल प्रोसेसेस। ठीक, ये चीज हो गया। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा इसमें, क्रिएटेड विदाउट कर्नल इंटरवेंशन, मतलब यूजर थ्रेड को क्रिएट करने के लिए हम लोग कर्नल की जरूरत नहीं होती। या वैसे क्रिएटेड विदाउट कर्नल, ठीक, विदाउट कर्नल इंटरवेंशन हो गया। अब इसमें सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, इसमें होगा कर्नल इटसेल्फ इज अ मल्टी थ्रेडेड। समझे, नहीं कर्नल क्या है? एक तरह से जो कर्नल प्रोसेस होती है वही मल्टी थ्रेड हो जाती है इसमें। ठीक है, अब थर्ड नंबर पे आते हैं। थर्ड नंबर पे कौन सा पॉइंट है, अ, अच्छा यूजर प्रोसेस में क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट स्विच फास्ट होता है क्योंकि यूजर प्रोसेस है, ठीक है, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम की कोड फंक्शनैलिटी से मतलब नहीं है, तो इसमें जो कॉन्टेक्स्ट स्विच होता है वो फास्ट होता है। कॉन्टेक्स्ट स्विच इज फास्ट होता है। कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट होता है, कॉन्टेक्स्ट स्विच इज लो। फोर्थ नंबर पे क्या है, इफ वन थ्रेड इज ब्लॉक्ड, ठीक है, इफ वन थ्रेड इज ब्लॉक्ड, तो कहने का मतलब ये है कि अगर इसका कोई प्रोसेस है, ठीक है, उसके मल्टीपल थ्रेड है, अगर एक थ्रेड में कुछ प्रॉब्लम आ गई, ब्लॉक्ड हो गया, ठीक है, यानी उस पर कुछ एरर आ गई कि अब रन ही नहीं हो पा रहा, ठीक है, ब्लॉक्ड स्टेट में आ गया किसी वजह से, तो क्या होगा, होल प्रोसेस क्या होगा, वो बेकार हो जाएगा, क्योंकि एक पार्ट भी मिसिंग है। अगर मैं प्रोग्राम की बात करूँ, एक फंक्शन अगर मिसिंग है तो पूरा प्रोसेस से एग्जीक्यूट नहीं, पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा ना। तो कर्नल क्या करता है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, अगर एक थ्रेड भी अगर यूजर थ्रेड का मिसिंग है तो पूरा प्रोसेस क्या होगा, वो ब्लॉक्ड हो जाएगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ब्लॉक्ड होल प्रोसेस, ठीक है, यहाँ पे ये पॉइंट होगा। अब इसमें अगर मैं फोर्थ नंबर देखो, अगर सेम सिचुएशन यहाँ पे भी आती है, ठीक है, तब क्या होता है, इंडिविजुअल थ्रेड ही ब्लॉक होता है, यानी कि अगर कर्नल में एक पार्ट हो गया, जैसे मान लेते हैं फाइल क्रिएट करने वाले कुछ एरर आ गए, ठीक है, मान लेते कर्नल प्रोसेस है जैसे फाइल क्रिएट हो रही है, तो उसमें एरर आ गए, तो क्या होगा, वो जो फाइल क्रिएट करने वाली एरर में उसमें प्रॉब्लम, पूरा प्रोसेस नहीं रुकेगा, राइट, तो केवल क्या होगा, इंडिविजुअल थ्रेड ही रुकेगा, ठीक है, इंडिविजुअल थ्रेड कैन बी ब्लॉक, ठीक है, अगर रिक्वायरमेंट है तभी हम लोग पूरा प्रोसेस ब्लॉक करेंगे, नहीं तो केवल इंडिविजुअल थ्रेड से काम हो रहा है तो वही हम लोग करेंगे, उसी को ब्लॉक कर देंगे, बाकी सारे, क्योंकि कर्नल अगर डाउन हो गया तो पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम ही स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है हम लोग को, ठीक है, सो ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा जेनरिक होता है यूजर थ्रेड, यानी ये क्या होता है, जेनरिक होता है, बहुत ज़्यादा जनरलाइज होता है, और ये क्या होता है, कैन रन इन एनी ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि ये ऐसे करना से क्या होता है, मतलब ही नहीं होता है, राइट, एनी ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको क्या करना से मतलब ही नहीं होता, ठीक है, तो क्या है, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम है तो ये रन हो सकता है, ठीक है।
अब आते हैं कर्नल थ्रेड में। तो कर्नल थ्रेड क्या होता है, हर ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नल अलग अलग होता है, तो ये स्पेसिफिक है टू ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अब ये 5th नंबर हो गया। अब क्या 6 नंबर लिखते हैं। 6 नंबर क्या, वही सिंपल सा, यूजर थ्रेड को क्रिएट करना भी फास्टर होगा और मैनेज करना भी इजी होगा। फास्टर टू क्रिएट एंड मैनेज। ठीक है, अब यहाँ पे 6 नंबर क्या हो जाएगा, ये स्लोअर होता है कर्नल में, क्योंकि काम करना बहुत ज़्यादा स्लो होता है। कर्नल कभी भी आएगा तो स्लो स्लो होता है। कर्नल स्लोअर टू क्रिएट एंड, ठीक है, ये चीज़ हो गया। ठीक है तो यहाँ पे एक स्पेशल पॉइंट लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस था मतलब कंपैरिजन, तो ये जो पॉइंट मैं लिख रहा हूँ कंपैरिजन में नहीं है। ठीक है, ये मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, कर्नल कर्नल डिड कर्नल डज नॉट नो, ऐसे लिखता हूँ, डज नॉट नो, डज नॉट नो दैट इफ थ्रेड इज क्रिएटेड और नॉट, राइट, ये चीज़ हो गया। तो इसके कहने का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पे मैंने लिखा ना कि इफ कर्नल ब्लॉक होल प्रोसेस इज ब्लॉक्ड। ठीक है, अगर एक कर्नल ब्लॉक हो जा रहा, एक थ्रेड ब्लॉक हो जा रहा है, तो कर्नल क्या करता है, पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम का पूरा प्रोसेस को ही रोक देता है। ऐसा क्यों करता है, क्योंकि कर्नल को पता ही नहीं होता कि यूजर जो है अपने प्रोग्राम थ्रेड में रन कर रहा है। ठीक है, तो वो पूरा प्रोसेस को इसीलिए रोक देता है। ठीक है, तो ये चीज़ था। ठीक है, तो अब क्या है, अब आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं सिस्टम कॉल को। सिस्टम कॉल को, राइट। तो ठीक है, तो ये चीज़ है। तो सिस्टम कॉल पढ़ने के बाद क्या करते हैं, फिर ऐसे छोटी छोटी डेफिनेशंस और भी है बहुत सारी। ठीक है, तो ये एक काम करते हैं, आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं और हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में सिस्टम कॉल से, राइट। ठीक है, तो बस ये आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तकलीफ बाबा, सी या, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।